सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी एक्सपोर्ट की फैक्ट्री थी और उसमें बहुत सारे कारीगर काम करते थे। पर मेरी आदत थी कि मैं लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को काम पर रखता था। सब लड़कियां बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। मैं सारा दिन उनको ही देखता रहता हूँ, मगर कभी किसी से अपने दिल की बात नहीं कही थी। मेरी उम्र थोड़ा ज़्यादा था, 65 साल की थी और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी थी। वह ज़्यादातर बीमार ही रहती थी। मैं अपने ऊपर काफ़ी ध्यान देता था। उसकी वजह से मैं अभी 40 साल का ही लगता था। मेरा दिल अभी जवान था। दिल चाहता था कि मैं दूसरी शादी कर लूं और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से एंजॉय करूं, मगर हिम्मत नहीं कर पाता था। डर लगता था कि कोई लड़की मेरे मुंह पर थप्पड़ ही ना मार दे। आज मैं ऑफिस से निकला तो इसी बात को सोचते हुए गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। मुझे लगा शायद सड़क पूरी खाली है, लेकिन अचानक ही कोई एक गाड़ी सामने आया था। मैंने जल्दी से ब्रेक लगा दी। मैं तेजी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। मुझे बहुत डर हो गया था कि कहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो गया हो, क्योंकि मेरी गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ थी। जैसे ही मैंने पास जाकर देखा तो गुलाबी रंग के जोड़े में एक गोरी चिट्टी और कम उम्र की लड़की सड़क पर पड़ी हुई थी। मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं पलक झपकना ही भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान की चांद जमीन पर उतर के आ गया हो। 22 साल की लड़की मेरी तरफ देख रही थी। कुछ देर तक मैं उसके चेहरे को देखता ही रह गया और एक पल के लिए मैं खुद में खो गया था। मैंने जल्दी से पूछा कि आपको कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई? उसने धीरे से मना कर दिया और सिर हिलाया और उठने की कोशिश करने लगी। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा करने की कोशिश की तो उसने अपनी दूर पड़ी बैसाखी के तरफ ध्यान दिलवाई। मैं एक पल के लिए चौंक ही गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत लड़की अपने लाचारी का शिकार हो गई थी। सच कहूँ तो मैं पहले ही नज़र में उस पर दिल हार बैठा था। मैंने उसकी बैसाखी उठाई और उसे सहारा देकर खड़ा किया तो वह मेरी धन्यवाद करते हुए दूसरी तरफ को जाने लगी। मैंने उसे आवाज़ दी और कहा कि आपको कहाँ जाना है? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मेरी बात सुनकर वह धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, मुझ जैसी अपाहिज का भला क्या ठिकाना हो सकता है। लोग तो हमें बड़ी धुतकार भरी नज़रों से देखा करते हैं। तो मुझे उस पर तरस आ रहा था, लेकिन जिस रिक्शे वाले की रिक्शे में बैठी थी उसका रिक्शा खराब हो गया था। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि मुझे अपना दिल चीरता हुआ महसूस हुआ था। मैंने जल्दी कहा कि आप मेरी गाड़ी में बैठ जाएं, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। पहले तो उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा, क्योंकि मैं उसके लिए बिल्कुल अजनबी था और रात के उस सन्नाटे में एक आदमी पर भरोसा करके उसकी गाड़ी में बैठना किसी भी नौजवान लड़की के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मैंने उसे यकीन दिलाया मैं उसे हिफाजत के साथ उसके घर पहुंचा दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद वह मेरी गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई और रास्ता भी नहीं था। जैसे ही वह हसीना मेरी गाड़ी में बैठी, मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरी नज़र सड़क से कहीं ज़्यादा उसके चेहरे पर जमी हुई थी, क्योंकि उसे देखकर मेरे अंदर जज्बात पैदा हो रहे थे। और उस दिन मौसम पहले से ही बहुत ख़राब था और हम अभी आधे रास्ते में ही पहुंचे थे। तेज़ बारिश होने लगी थी। वह लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने मुझे अपना नाम सुहाना बताया था। वह कहने लगी, अब मैं घर कैसे पहुंचूंगी? अगर मैं और ज़्यादा देर से घर पहुंची तो मेरे मकान मालिक दरवाज़ा नहीं खोलेंगे और मुझे सुबह तक दरवाजे पर ही बैठना होगा। अब मुझे समझ आया कि वह क्यों इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसे अपने मकान मालिक की फ़िक्र सता रही थी। मैंने कहा, यहाँ से मेरा घर बहुत करीब करीब थोड़ी दूरी पर है। आज की रात तुम मेरे घर पर बिता सकती हो। मैं उसका साथ छोड़ना नहीं चाहता था और वह मजबूर थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और जवानी उसकी उस कमी को पूरी तरह से छुपा दिया था। कुछ देर सोचने के बाद वह कहने लगी, मैं आपके घर चलने के लिए तैयार हूँ। आपके घर कोई औरत तो ज़रूर होगी ना? हाँ, मेरी पत्नी घर पर है। ये सुनकर तो वह बिल्कुल ही तसल्ली में हो गई और मैं उसे अपने बड़े से बंगले में ले आया। मैंने उसे नहीं बताया था कि मेरी पत्नी उम्र में मुझसे दुगनी है और वह शाम होते ही अपनी दवाई खाकर सो जाती है। सुहाना मेरी आलीशान घर बड़ी हैरत से देख रही थी। वह बड़ी हसरत भरी आवाज़ में कहने लगी, मैं तो आज तक छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसती आई हूँ। मैंने तो कभी इतना खूबसूरत घर अपने सपने में भी नहीं देखा था। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और धीरे से उसके कान में कहा, ये घर तुम्हारा हो सकता है अगर तुम चाहो तो।
मेरी बात सुनकर वह एकदम से रुक गई थी और पलटकर मेरी शक्ल देखने लगी थी। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और नौकरानी को आवाज़ देकर उसके लिए खाना बनाने को कहा। कुछ देर बाद वह चुप से मुझे ऐसे ही देखती रही और फिर कहने लगी, आपकी पत्नी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। मैंने उससे बताया कि मेरी पत्नी एक 68 साल की औरत है जो हाई ब्लड प्रेशर की मरीज है। वह रात को 8 बजे दवाई खाकर इस तरह सोती है कि उसको सुबह से पहले कोई खबर नहीं होती। सच बताऊं, मैं अपनी उस बूढ़ी पत्नी से तंग हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में कोई ऐसा शामिल हो जाए जो मेरे अंदर की प्यास को मिटा सके। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने दिल की बात कर डाली थी और कितने ही पल वह चुप बैठी रही थी। उसका चेहरा मुझे बता रहा था कि उसको मेरी कोई बात भी बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि वह सोचने पर मजबूर थी। इसलिए मैंने भी मौका देखकर जता दिया और कहा कि ना ही उसके आगे पीछे कोई है और ना ही मेरे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें? वह हिचकिचाते हुए कहने लगी, आपकी पत्नी को इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? मैंने उससे यकीन दिलाया और कहा कि कुछ नहीं होगा। मेरी पत्नी से तो अपने आप को संभाला भी नहीं जाता, भला वो बेचारी क्या करेगी? तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। सुहाना कहने लगी, ठीक है। उससे मुझसे शादी में कोई एतराज नहीं था। सुहाना ने मुझसे शर्त रखी कि मैं शादी से पहले अपनी सेफ्टी के लिए कुछ चाहती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे शादी के बाद मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दो और मैं कहीं की ना रहूँ। इसलिए आपकी दौलत का कुछ हिस्सा पहले अपने नाम करवाना चाहती हूँ। और मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता था? मेरे पास दौलत की कौन सी कमी थी? और ये दौलत मेरी अपनी भी तो नहीं थी। ये तो मेरी उस पत्नी की थी जिसके साथ मैं बहुत मुश्किल से टाइम बिता रहा था। मैंने सुहाना से वादा कर लिया कि मैं अपनी आधी दौलत उसके नाम कर दूंगा। ये सुनकर वह बहुत खुश हो गई और कहने लगी, ठीक है, मुझे भी शादी पर कोई ऐतराज नहीं है। 22 साल की जवान और खूबसूरत लड़की मेरी पत्नी बनने के लिए राजी हो गई थी और उससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती थी। सारी रात सुहाना मेरे ड्राइंग रूम में ही बैठी रही और मुझसे बातें करती रही। उसकी बातों में इतनी मिठास और इतनी खूबसूरती थी कि मैं पूरी तरह उसका दीवाना हो गया था। अगली सुबह मैं खुद उसे उसके घर छोड़कर आ गया था। वह एक छोटा सा जेजे कॉलोनी था जिसके एक छोटे से घर के ऊपर वाले मंजिल में वह किराए पर रहती थी। मैंने उससे कहा था कि मैं अगले हफ्ते तक सारे कागजात बनवा कर उससे शादी कर लूँगा और अपनी जायदाद उसके नाम कर दूँगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई थी और मैं उसे छोड़कर वापस लौट आया था। और मैं सारे रास्ते में यही सोचता रहा कि मैं कितना खुशनसीब हूँ जो उम्र के उस हिस्से में भी आकर सुहाना जैसी लड़की मेरे नसीब में आ गई थी। मैं जब घर पहुंचा तो मेरी बीमार बूढ़ी पत्नी जागी हुई थी। मुझे देखकर कहने लगी, नौकरानी बता रही थी कि तुम रात में किसी को घर लाए हो। फिलहाल मैं अपनी पत्नी को अपनी शादी के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ का सहारा लिया और कह दिया कि मेरे दोस्त की बेटी है और आने वाले कुछ दिन वह हमारे घर पर ही रहेगी क्योंकि मेरा दोस्त किसी काम से विदेश जा रहा है। ये सुनकर मेरी पत्नी ने कुछ न कहा और चुप हो गई। मैंने सुकून का सांस लिया क्योंकि अब मैं सुहाना से शादी करके उसे घर में लेकर भी आ जाता, मेरी पत्नी को कोई ऐतराज ना होता। ये एक हफ्ता मैंने बड़ी बेचैनी में बिताई थी। सुहाना से मिलन का तस्वीर इतना खूबसूरत था कि मेरी रातों की नींद उड़ गई थी और पूरे एक हफ्ते बाद मैंने उसके नाम अपनी आधी जायदाद कर दी थी। उससे अपने घर ले आया था। मैंने शादी के लिए पंडित जी को भी बुलाया था। मेरी पत्नी हमेशा की तरह दवाई खाकर सो चुकी थी। आज सुहाना कुछ घबराई हुई थी। जब पंडित जी हमारी शादी के लिए मंत्र पढ़ रहे थे तो सुहाना ने उन्हें रोक दिया और मुझे कहा कि वह अकेले में मुझसे कुछ दिखाना चाहती है। मैं उसे एक और कमरे में ले गया। वहां पहुंचकर उसने कुछ देर मेरी तरफ देखा और फिर अपने बाजू से कपड़ा हटा दिया। उसके बाजू पर एक ऐसा निशान था जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं आंखें फाड़े बिना यकीन से उसकी तरफ देख रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। आज मैं अपने हाथों से क्या करने चला था? सुहाना चिल्लाकर कह रही थी कि आपको कुछ याद आया कि नहीं? अगर आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो कर लीजिए मुझसे शादी और अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लीजिए। सुहाना की बात सुनकर मैं अपने बीते हुए पलों में घूमने लगा था। आंखों के सामने वह सारा पल घूम गया था जिन पलों को मैंने अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर बैठा था। वह बीते हुए कल अचानक ही मेरे आंखों के सामने आ गए थे और किसी फिल्म की तरह चलने लगे थे।
मेरा नाम निरंजन है और मैं हिंदुस्तान के एक छोटे से इलाके का रहने वाला था। मेरे पापा ने मेरी शादी हमारे पड़ोसी गांव के एक अंकल थे, उनकी बेटी से करवाई थी। मैं एक छोटी सी नौकरी करता था मगर घर हमारा अपना था। बहुत ही खूबसूरत और सीधी सादी मेरी पत्नी थी। उसे शादी करके मेरी ज़िंदगी पूरी तरह खुशियों से भर गई थी और मैं अपनी ज़िंदगी बहुत तसल्ली से बिता रहा था। लेकिन फिर भगवान ने हमसे ऐसी परीक्षाएं लेनी शुरू कर दी। मैं उस परीक्षा में पूरी तरह से फेल हो गया था। मेरी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी पैदा हुई थी, लेकिन वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं थी। वह अपाहिज पैदा हुई थी क्योंकि उसके पैदाइश के समय पर दोनों हाथ नहीं थे और मेरी पत्नी अपनी बेटी की इस अपाहिज को देखकर पूरी तरह टूट गई थी। और फिर मेरी पत्नी पायल ने हिम्मत की और अपनी बेटी का बाजू बन गई थी। लेकिन एक अपाहिज बच्चों को पालना भी आसान नहीं होता। हम दोनों पति पत्नी ने उसे भगवान के फैसले को समझकर उसे स्वीकार कर लिया था। मैं अपनी बेटी सपना के साथ इस तरह से प्यार मोहब्बत नहीं कर पाया था जैसे एक बाप को अपनी बेटी से होती है। उसकी अपाहिजपन की वजह से हम दोनों के बीच बहुत दूरियां आ गई थी। वह मुझे देखकर चीखती आवाज़ें निकालती थी और मैं उसे अंदर ही अंदर नज़रअंदाज कर देता था। मेरी पत्नी पायल भी इस बात को महसूस करने लगी थी, लेकिन मुझे किसी की भी जज्बात की रत्ती भर परवाह नहीं थी। कभी कभी तो मैं पायल को ही उसकी जिम्मेदार ठहराता था। न जाने उसने इस बीच प्रेगनेंसी में ऐसा क्या किया था, हमें एक अपाहिज बच्ची मिली थी। दिन जैसे तैसे बीतते गए और फिर पूरे 6 महीने बाद हमें ये पता चला कि मेरी पत्नी पायल दोबारा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन पायल परेशान रहने लगी। उसे मेरी बेटी सपना की बहुत फिक्र थी। वह अभी छोटी थी और अपाहिज भी थी। दूसरे बच्चे की पैदाइश पर वह उसे पूरा ध्यान नहीं दे पाएगी। फिर हमारे घर दूसरे बच्चे की पैदाइश हुई, लेकिन भगवान ने हमारी परीक्षाओं का सिलसिला ख़त्म नहीं किया था। हमारा दूसरा बच्चा भी अपने पैरों से अपाहिज था और दूसरे बच्चे को अपाहिजपन देखकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी। पायल बेचारी तो पहले से ही सपना की जिम्मेदारियों से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। अब उसे दूसरे बच्चे को भी इसी तरह पालना था, लेकिन उसने माँ होने के नाते अपने हिम्मत इकट्ठे कर रखी थी। वह अकेले ही उन दोनों अपाहिज बच्चों का बोझ उठा रही थी। मैं तो उन दोनों की तरफ नज़र भरकर देखता भी नहीं था और इसी तरह हमारे घर तीसरे और चौथे बच्चे की पैदाइश भी हो गई। वे 2 बेटे और 2 बेटियां थी, लेकिन चारों मासूम थे और वे चारों अपाहिज बच्चे थे और वे बच्चे के बोझ में उठाना नहीं चाहता था। आए दिन पायल के साथ बहुत झगड़े होने लगे थे। उन चारों बच्चों की वजह से मेरे और पायल के बीच भी बहुत दूरियां आ गई थी। हमारे 2 बच्चे हाथों से अपाहिज थे और 2 पैरों से अपाहिज थे। हमारे लिए घर से निकलना भी बहुत मुश्किल था। मैंने पायल ने जिंदगी के 7 साल इसी तरह एक साथ बिताए थे और फिर जब मुझे लगा कि पायल बच्चों में इस तरह बिजी हो गई है, ना ही वो मेरी ज़रूरत पूरी कर सकती है और ना ही मैं उन बच्चों का बोझ उठाना चाहता था, मैंने एक छोटी सी तरकीब सोच ली। पायल से कहा कि मुझे दूसरे शहर किसी दफ्तर में काम के बारे में जाना है। ये कहकर मैं दूसरे शहर चला आया और फिर अपने दोस्त के हाथों अपनी झूठी मौत का खबर अपने घर वालों को पहुंचा दिया। हमेशा के लिए उन लोगों से जान छुड़ा ली। मैंने अपनी पहचान छुपाई और दूसरे शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली। मुझे अपने दोस्त के साथ नौकरी भी मिल गई थी और मेरे ऑफिस में मेरी बॉस एक विधवा औरत थी। उसका दिल मुझ पर आ गया था। वह उम्र में मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन मेरी पत्नी पायल जैसी खूबसूरत बिल्कुल नहीं थी, पर उसके पास बहुत दौलत थी। उसकी हर बुराई पर भारी पड़ रही थी। मैंने अपनी बॉस से शादी कर ली थी। मैं दोबारा पलटकर कभी अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा। मैं नहीं जानता था कि मेरी मौत की खबर उन पर किस तरह बिजली बनकर गिरेगी और पायल ने 4 अपाहिज बच्चों के साथ आगे की जिंदगी कैसी बिताई होगी। मैं तो बहुत खुदगर्ज हो गया था, एक खूबसूरत जिंदगी में मगन हो गया था। लेकिन टाइम के साथ साथ जब मेरी पत्नी बूढ़ी होने लगी तो मुझे एहसास हुआ वो मेरी ज़रूरत पूरी करने के काबिल नहीं रही। फिर जब मेरी मुलाकात सुहाना से हुई तो मैंने बिना सोचे समझे उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और जवान भी थी और अपाहिज भी थी। लेकिन मेरे पास तो बहुत पैसा था, मैं उसकी अपाहिज का इलाज भी करवा सकता था और मैं उसका एक नकली हाथ भी बनवा कर लगा देता तो वह पूरी तरह खूबसूरत और पूरी हो जाती। ये सोचकर मैं अपनी आधी दौलत उसके नाम करवा दी और उससे शादी करने चला था, मगर अभी हमारी शादी नहीं हुई थी। उस रात जब उसने अपने बाजू से कपड़ा हटाया, मुझे वह निशान दिखाया तो मुझे सब कुछ याद आ गया था।
वह निशान मेरी एक छोटी बेटी के बाजू पर थी और सुहाना मेरी छोटी बेटी थी। मैं सच कह रहा हूँ, एक पल के लिए तो मेरा दिल किया था कि मैं अपना ही पिस्तौल उठाकर खुद को गोली मार लूँ। सुहाना ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैं उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। मेरी आंखों में आंसू ही आंसू थे और मैं अपनी बेटी से माफ़ी मांग रहा था। सुहाना कहने लगी, आपने तो उस टाइम हमें बेसहारा छोड़ दिया था जब हम किसी काबिल नहीं थे। सुहाना की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। वह मेरे तीसरे नंबर की बेटी थी और मुझे तो ना ही उसका नाम याद था और ना ही चेहरा, और उसी वजह से मैंने इतना बड़ा धोखा खा लिया था। मैंने उससे कहा कि तुमने ये क्या किया? अगर तुम मेरी बेटी हो तो मुझसे शादी क्यों करने चली आई थी? मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वह रोते हुए कहने लगी, उसे सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत की ज़रूरत थी और ये कदम उठाकर मुझे एहसास दिलवाना चाहती थी। अगर ये कदम ना उठाती तो मुझे ज़िंदगी भर कभी एहसास ना होता। मेरी जुदाई में उन लोगों ने एक एक पल बड़ी मुश्किल से बिताए थे, क्योंकि ज़िंदगी के इतने साल सुहाना और उसकी बहन भाइयों ने बहुत तकलीफ में काटे थे। पायल ने बहुत मुश्किल से उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया था, लेकिन उनकी पढ़ाई और परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे स्कॉलरशिप पर उसके शहर में एडमिशन मिला था। वह यहाँ पढ़ने के लिए आई थी। मेरी गाड़ी के सामने वह इत्तेफाक से आई थी, लेकिन मेरी एक तस्वीर उसके पास थी। उसकी वजह से उसने मुझे पहचान लिया था और फिर उसके बाद मेरे करीब आने के लिए और मुझे एहसास दिलाने के लिए उसने ये सब किया था। वह रोते हुए कह रही थी कि वह मेरी कमी को बहुत महसूस करती आई है। वह बस मेरा साथ चाहती थी। वह महसूस कर रही थी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था। पायल ने मेरे बगैर चारों बच्चों की न सिर्फ अच्छी परवरिश की थी, बल्कि उन्हें पढ़ाया लिखाया भी था। इतने सालों बाद अपनी बेटी को इस तरह अपनी आंखों के सामने एक कामयाब जिंदगी बिताता हुआ देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था। जिन बच्चों को मैंने अपाहिज समझकर अपना पीछा छुड़ा लिया था, पायल ने उन बच्चों को अपने कलेजे से लगाकर बड़ा किया था। मेरे चारों बच्चे बहुत लायक और काबिल हो गए थे और मैं उम्र के उस हिस्से में एक बूढ़ी औरत और बे औलाद के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। मेरी बूढ़ी पत्नी का भी कोई बच्चा नहीं था और मैं तो आज भी अपनी ख्वाहिश के पीछे भाग रहा था। मेरे लिए डूब मरने का टाइम था। मेरी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी थी। अब मैं पायल से माफ़ी मांगना चाहता था। मैं अपने चारों बच्चों को सीने से लगाना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसका सामना कर सकता। मेरी बेटी सुहाना मेरे सीने से लग गई और कहने लगी, अब हमें खुद से अलग मत कीजिएगा। आपने जो कुछ भी किया सब बीता हुआ कल था और हम में से कोई भी उस पल को याद करना कभी नहीं चाहता। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। सुहाना के सहारे मैं भी पायल तक पहुंच गया था और उसने मुझे अपने बच्चों के खातिर माफ़ भी कर दिया था। मैं माफ़ी के काबिल नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया था वह बहुत गलत था, लेकिन पायल ने जिस तरह मेरे बच्चों को पाला था, मुझे एहसास हुआ था कि मैं हीरे को छोड़कर मैंने मिट्टी का सौदा कर डाला था। मेरी दूसरी पत्नी को जब पता चला कि मैं अपने पहली पत्नी और बच्चों से मिलने लगा हूँ, तो उसने खुद मुझे उन लोगों से मिलने की इजाज़त दे दी और ये भी कहा कि मैं अपनी सारी फैमिली को यहाँ लेकर आ सकता हूँ और हम इकट्ठे रहेंगे। मेरी दूसरी पत्नी बहुत बीमार थी। उसे पता था कि मैं अब ज़्यादा साल जिंदा नहीं रहूँगी, इसलिए अब वो मेरे साथ खुशी खुशी रहना चाहती थी। भगवान कभी कभी हमें हमारी प्यारी चीज़ों की परीक्षाएं लेता है और हमें उसकी परीक्षाएं पास करनी होती है, क्योंकि उसी में हमारी भलाई है। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं माफ़ी के काबिल था या नहीं? मेरी पहली पत्नी ने मुझे माफ़ करके ठीक किया या गलत? और मेरी बेटी को मुझसे एहसास दिलाने के लिए ये कदम उठाना चाहिए था या नहीं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में। सदा मुझ पर अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाय बाय दोस्तों।